आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी पटना के पालीगंज के दुल्हिन बाजार से, जहां महुआ बाग में अपराधियों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। किसान अपने खेत में काम कर रहा था और उसी दौरान उसके बेटे के सामने ही अपराधियों ने उसे गोली मार दी और मृतक की पहचान दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के महुआ बाग के रहने वाले सुदामा यादव के रूप में हुई है। हत्या करने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए और हत्या की घटना को अंजाम देते समय मृतक के बेटे जितेंद्र कुमार को अपराधियों ने हटने के लिए कहा और ऐसा नहीं करने पर उसे भी गोली मारने की धमकी दी। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। मृतक के बेटे का कहना है कि वो हत्यारे को पहचानते हैं, उसी शख्स से उसकी कुछ रोज पहले विवाद हुआ था। तो पटना से बड़ी खबर, गोली मारकर अपराधी हथियार लगाते हुए फरार हो गए। हालांकि किसान की मौत हो चुकी है और पहले का कुछ विवाद था जिस वजह से गोली मारी गई है। मृतक के बेटे ने इस बात को बताया कि उसने गोली मारने वाले को वो पहचानता है और कुछ दिन पहले ही कुछ विवाद हुआ था, इस वजह से ये गोली मारी गई होगी। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे वजह क्या है। हम लोग खेत बटा रहे थे, हमारे पिताजी। अच्छा। उसी समय आया लोग, हाँ। बाबूजी को गोली चला दिया। हम भी वहीं पर थोड़ा सा बैठ गए। हाँ। वो भी बोला कि जान से तुमको भी मार देंगे। हाँ। हम अलग में बैठ गए, देखे गोली मारते हुए। मैं देखा। क्या मामला, पुरुष से कोई मामला था क्या? कोई मामला नहीं था। शुरू से थोड़ा सा लड़ाई चलता था उससे। और अमरजीत शर्मा है फोन लाइन पर हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अमरजीत, अगर ये पता चल गया है कि पहले का विवाद था, किसने गोली मारी ये पता चल गया, तो अब पुलिस क्या कर रही है? क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हो पाई है? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो पुत्र ने बताया है कि जो जान पहचान का है वही जो है हत्या किया है और इसके सामने ही किया है। खेती करने के दौरान ही जो है ये हत्या हुई है और उसके पुत्र जो जितेंद्र कुमार है उसके सामने ही ये हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस को भी जितेंद्र कुमार ने पूरी वारदात को बताया है, जिसके बाद जो है पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है जो हत्या में शामिल था, लेकिन अभी तक जो है वो फरार है, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। पुलिस अभी इस मामले में पोस्टमार्टम कराई है बॉडी का। उसके बाद जो है अभी तक जो है जो एफआईआर होता है उसी प्रक्रिया में जुटी हुई है। जो अपराधी है वो अभी पुलिस के पकड़ से बाहर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। पुलिस के हाथ अभी अपराधी नहीं लगे हैं, हालांकि छापेमारी जारी है। अगली खबर है जमुई से, जहां के गिद्धौर में व्यवसायी को गोली मारने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से हाथ में कट्टा लिए एक शख्स बाइक से उतरता है और व्यवसायी की ओर आगे बढ़ता है। अपराधी के हाथ में कट्टा देख व्यवसायी ठिठक सा जाता है, फिर अपराधी उसे धमकाता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है, लेकिन जब अपराधी उसे धक्का देता है तो व्यवसायी भागने लगता है और भागने के दौरान गिर जाता है। तभी वो अपराधी उसे गोली मार देता है। मामला गिद्धौर झाझा सड़क मार्ग के बनझुलिया का है और ये तस्वीर बीती रात की है। घायल व्यवसायी को इलाज के लिए बेगूसराय भेजा गया। दुकान पर लगे सीसीटीवी में हमले की जो पूरी तस्वीरें हैं वो कैद हो गई हैं। गोली मारने के बाद अपराधी उसी बाइक से फिर से भाग निकलता है। कश्मीर में आतंकी हमले में घायल हुए बगहा के 2 मजदूरों के परिवार में कोहराम मचा है। सोमवार को आतंकवादियों ने कश्मीर के पुलवामा में बिहार के 2 लोगों को गोली मार दी थी। दोनों मजदूर बगहा के चौतरवा थाना क्षेत्र के सिकटौर गांव के हैं और दोनों घायल मजदूर पिता पुत्र हैं, जिनका इलाज कश्मीर में ही चल रहा है। आतंकियों के हमले से परिवार के लोग सदमे में हैं। सिकटौर गांव और आसपास के सैकड़ों मजदूर अभी भी कश्मीर के प्रभावित इलाकों में फंसे हैं। मजदूरों के परिवारों में बेचैनी है और उनके कुशल वापसी के लिए दुआओं का दौर जारी है। सिकटौर गांव के जोको पटेल और उसके पुत्र पतलेश्वर कुमार जम्मू कश्मीर में मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। और हमारा बेटा मालिक कश्मीर गया कमाए, यहाँ से बहुत लोग माने 100 आदमी गइल बा, वो लोग के संगे चल गइल लो। हाँ, तो कल 1 बजे खनिया लंच में बैठ के खाना खात रहो, खाना खा के बैठल रहो, तले हमला हो गए, गोली चल गए। तो मालिक के हमरा जांग में लग गइल बा, हाथ में लग गइल बा, या बेटा के हाथ में लग गइल बा।
जी गांव से 100-150 मजदूर गए हुए हैं। चूँकि देखिए दिक्कत ये है कि मनरेगा का काम यहाँ चलता है पंचायत में, लेकिन वहाँ पे 90 दिनों के लिए ही मजदूर को काम दिया जाता है सरकार के आदेशानुसार, और मजदूरी का रेट इतना कम है कि मजदूर पलायन करने पर मजबूर हैं। अब मात्र 200 के करीब तकरीबन हम लोग ही मजदूरी दे पाते हैं सरकारी रेट के हिसाब से, जो भी अपना 50 रुपये 100 रुपये ज़्यादा करके बढ़ा के, लेकिन वहाँ पे आपको 500 से 600 रुपये वो लोग कमा लेता है। जम्मू कश्मीर में बिहार वासियों पर हुए हमले पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी और शव को लाने का इंतजाम भी किया जाएगा। तो कल हुई थी, 2 घायल है, उसके लिए सब देखभाल किया जा रहा है, लेकिन रात में एक और घटना हुई है जिसमें बिहार के एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। तो पूरी जानकारी ली गई है, वहां से यहाँ उनके डेड बॉडी को लाने के लिए भी सारी बात हमारी हुई है और वो किया जा रहा है। उसको जो भी हम लोग जो भी सहायता दे सकेंगे परिवार को करेंगे, लेकिन बहुत दुख की बात है, इस तरह की बात लोग वहाँ काम करते हैं और इस तरह की घटना घटी है, तो इसको लेकर के सब लोग यहाँ से बहुत ज्यादा पहले भी घटनाएं घटते रही हैं। हाँ, आप तो जानते ही हैं, तो जाते ही हैं बिहार के लोग, तो आपको मालूम है सारे देश में सब जगह काम करते हैं, लेकिन अगर कोई इस ढंग की घटना घटी है तो बड़ी दुखद बात है ना। तो हम लोगों को तो कल जैसे ही 2 इंजर्ड हुआ था तभी हम लोगों को उसको लेकर के एक बात हुई, लेकिन अभी हमको सुबह रात की घटना है, सवेरे मालूम हुआ तो तुरंत हमने तत्काल सबसे बातचीत किया, सब कुछ किया, उसके लिए उचित कब किया जाएगा, लेकिन दुख की बात हम लोग को। तो जम्मू कश्मीर में बिहार के लोगों की हत्या और हमला मामले को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की और बिहार के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। बिहार के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं और उस राज्य को अपनी सेवा भी दे रहे हैं, और यह घटना दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी मिलते ही सभी आवश्यक निर्देश दिए हैं, और हम सब भी जम्मू कश्मीर के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री मनोज कुमार जी, उनके संपर्क में उनसे हमारी बात हुई है, और हमने दूसरे राज्य के वासियों को और बिहार के लोगों को सुरक्षा कैसे प्रदान हो, ये सुरक्षित ढंग से वो अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए कश्मीर की सेवा कैसे करें, इसके लिए हमने चिंता व्यक्त की है और उनसे हमारी बात हुई। और अब बात तेजस्वी के उस बयान की जिस पर जबरदस्त बयानबाजी शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर सीएम चेहरा को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 2 डिप्टी सीएम होने के बाद भी बीजेपी के पास सीएम पद के लिए काबिल उम्मीदवार नहीं होना हैरान करता है। अपने आप को यानी वो काबिल नहीं समझते। बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री यानी अपने आप को काबिल नहीं समझते। तो अगले बार जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई काबिल ही नहीं है। यानी ये बीजेपी वालों ने साबित कर दिया कि कोई किसी भी बीजेपी के नेताओं में मुख्यमंत्री पद की या काम करने की किसी में काबिलियत नहीं है। अब जिस राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री हो, केंद्र में सरकार हो और सबसे बड़ी पार्टी हो, एक भी कोई काबिलियत ही नहीं है, यानी वही कर रहे हैं, तो हाथ खड़ा करना हुआ ना, सरेंडर्ड। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी बड़ी पार्टी है, उसके सामने तेजस्वी की उपलब्धि शून्य है। डॉक्टर संजय जायसवाल के नेतृत्व में भाजपा को बिहार की जनता ने 53 से 74 और आज 74 से 77 सीट लाकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में है। वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है। तेजस्वी यादव जिसका देश और प्रदेश में उपलब्धि शून्य है, लेकिन डॉक्टर संजय जायसवाल के सहयोग से ही आयुष्मान भारत कार्ड बना और 50 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। वैसे लोग उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखाई पड़ते हैं। तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि बिहार में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं, और इस बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव प्रवासी पक्षी हैं, उन्हें हकीकत की कोई जानकारी नहीं।
कि माननीय तेजस्वी यादव पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, तो पॉलिटिकल टूरिस्ट जो होता है उसको ग्राउंड रियलिटी की जानकारी होती ही नहीं है। अरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जनता ने जनादेश दिया है एनडीए गठबंधन के रूप में 2025 तक। सच यह है तेजस्वी यादव जी कि आपकी अग्नि परीक्षा होने वाली है। विधानसभा के उपचुनाव में चारों खाने चित हुए। कश्मीर के श्रीनगर के मेलसुबा इलाके में आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के जवान विशाल का पार्थिव शरीर आज शाम तक मुंगेर पहुंचने की उम्मीद है। हमले में एक अन्य जवान भी घायल हुआ है जिसका इलाज चल रहा है। शहीद जवान विशाल बिहार के मुंगेर जिले के शामपुर के लोहची का रहने वाला था। शहीद जवान के पार्थिव शरीर के मुंगेर पहुंचने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और विशाल की शादी 2009 में हवेली खड़गपुर के सीमपुर गांव में बबीता से हुई थी। विशाल के 2 बड़ी बेटियां हैं। बड़ी बेटी 7 साल की है जबकि छोटी बेटी 4 साल की। कौन आया एक बार बोले आप बबीता कुमार बोल रहे हैं मुंगेर से, तो बोले हाँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोले, काट दिए थे। फिर थोड़ा देर के बाद किए दोबारा, हम बोले कि आप कौन बोल रहे हैं बताइए, बार बार कॉल कर रहे हैं। तब बोले सीआरपी कैंप से बोल रहे हैं। फिर कुछ नहीं बोले, फिर फोन कटे हैं। 10-15 मिनट के बाद फिर कॉल किए तो गार्जियन खोज रहे थे घर में, तो उस टाइम कोई नहीं था। फिर हम ही को बताए कि ऐसे गोली लग गया। क्या चाहेंगे, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, हम किसके सहारे जिएंगे? मेरा सोना ऐसा धन तो चला गया। सीएम नीतीश कुमार अपने पुराने संसदीय क्षेत्र नालंदा के दौरे पर हैं। लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। वहां पर उसी दौरान लोगों से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। संसदीय क्षेत्र नालंदा के दौरे पर इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नालंदा में, जहां पे जगह जगह उनके समर्थक उनका स्वागत कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी लोगों के बीच में जाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। और इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, संजय झा जो बिहार सरकार के मंत्री वो भी उनके साथ मौजूद है और नीतीश कुमार को अपने बीच में पाकर उनके समर्थक बेहद उत्साहित है। कैसा लगा नीतीश जी को हमने पाकर? बहुत अच्छा लगा सर। क्या बोले? बोलेगा अच्छा है सब, विकास ठीक है सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा। बोल रहे हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा। तो नीतीश कुमार को अपने बीच में पाकर नालंदा के लोग भी बेहद उत्साहित और जाहिर सी बात है नालंदा नीतीश कुमार की कर्मभूमि मानी जाती है और नीतीश कुमार अपने पुराने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे जानना चाह रहे हैं कि जो विकास के कार्य उन्होंने किया उसकी स्थिति क्या है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मित्राज, न्यूज इंडिया नेटवर्क, नालंदा। सिवान में निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी रईस खान के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ। इस मामले में रईस खान बाल बाल बच गए। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महुअल गांव के पास की है। चुनाव के बाद रईस खान सिवान से सिसवन अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में 2 लोग घायल हैं जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। करीब 4-5 को 47 लेकर लोग गोली चला दिया। मेरी गाड़ी तो रफ्तार थी, तेज थी, निकल गए। मेरे पिछले वाले गाड़ी 2-3 गाड़ी में लगी है गोली और हमारे भाई को गोली भी लगा है, को भी लगा है। उसके पीछे हमारे गांव का कोई लड़का जा रहा था, हमारे गाड़ी के पीछे ही था, तो उसको भी सुनने में उसको भी लगा तो डेट कर गया है। हम लोगों को जो सूचना मिली है उसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अभी सूचना मिली कि हुसैनगंज के किसी क्षेत्र में गाड़ी से लौट रहे थे लोग, तो रोड के किनारे से कहीं से गोली चली है जी। उसमें एक इनको गोली लग गई है, इनका ये तो आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है, डॉक्टर साहब का कहना है। एक और आदमी को लगी है, शायद सदर हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है जी। तो हम लोग इन पूरे मामले को देख रहे हैं कि अभी हुआ क्या है। अभी प्रारंभिक मामला है तो अभी पूरा मामला को देखना पड़ेगा ये क्या बात हुई। कुछ पता चल रहा है, किसी से बात नहीं हुई है जी। अभी तक किसी से बात मेरी नहीं हुई। और जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि राजनीति में हिंसा नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सबका हिसाब होगा। से हमला हुआ है रईस खान जी पर, क्या कहेंगे? बहुत गलत बात है जी, बहुत जितना निंदा कल जाए कम बा जी जी। राजनीति के हुआ तो हत्या के राजनीति कल ठीक नहीं है जी जी। AK-47 होके AK-47 होके जे भी काम कैले बा बहुत गलत बा, लेकिन हिसाब हो जोड़ के ऐसा बात नहीं थे जी। भाई तो हमारा पहुँच गई है जी जी। हिसाब हो हिसाब होगा, हाँ एकदम हिसाब ले आई। चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ और शाम में जब ये घर जा रहे थे तब हमला कर दिया गया। बिल्कुल हिसाब हुई।
नालंदा के बिहार शरीफ में साधु वेशधारी एक ठग को कोर्ट ने जेल भेजा है। दूसरे की संपत्ति पर कब्जा जमाने के लिए ठग पिछले 41 साल तक फर्जी मुकदमा लड़ता रहा। यह कहानी आपको पूरी फिल्मी लगेगी। मामला है सिलाव थाना क्षेत्र के मुरगावा गांव की, जहां 1981 में जमींदार कामेश्वर सिंह की पत्नी राम सखी देवी ने यह मामला दर्ज कराया गया था। राम सखी देवी ने आरोप लगाया कि उनके लापता बेटे कन्हैया का वेश धारण कर आया और उसकी करोड़ों की संपत्ति पर हक जताने लगा। महिला लगातार साधु वेशधारी उस शख्स को अपना बेटा मानने से इनकार करती रही। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई जांच में नकली कन्हैया की पहचान दयानंद गोस्वामी के रूप में की गई। दयानंद गोस्वामी मूल रूप से मुंगेर के जमुई के लखई गांव का रहने वाला है और प्रभु गोस्वामी का छोटा बेटा है। उसने 1977 में लापता कन्हैया का रूप धारण कर कन्हैया के घर आ गया और उसकी संपत्ति पर अधिकार जताने लगा, जबकि कन्हैया मैट्रिक परीक्षा के दौरान चंडी हाई स्कूल से लापता हो गया था और उस समय साधु वेशधारी कन्हैया को पूरे मान सम्मान और गाजे बाजे के साथ घर लाया गया था। हालांकि कन्हैया की मां उसे बेटा मानने से इनकार करती रही। अब कोर्ट ने उस ठग को जेल भेज दिया है। हमारे मानवेंद्र मिश्रा सर के न्यायालय से दिया गया है, जो एसीजेम 5 हैं और उसमें 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। एक स्वच्छ छवि वाले जो हमारे न्यायाधीश हैं उन्हीं के न्यायालय से ये सज़ा दिया गया है। ये 3-3 साल की सज़ा हुई है और जुर्माना 10,000 का है। गया में बेकाबू ट्रक में गुस्साए लोगों ने आग लगा दी। दरअसल सिविल लाइन थाना के करीमगंज ओवरब्रिज के पास एक बेकाबू ट्रक ने महिला को रौंदा। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला के शव को परिजन घर ले गए, लेकिन गुस्साई भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। हादसे में महिला की मौत के बाद लोग इतने गुस्से में आ गए, उन्होंने ट्रक में ही आग लगा दी और देखते ही देखते आग ने ट्रक के अगले हिस्से को अपनी जद में ले लिया। ट्रक का अगला हिस्सा जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एक्सीडेंट हो गया है महिला का, ऐसी में आया तो देखे आग लगा दिया। नहीं मालूम, कोई जानकारी नहीं। ट्रक चालक गिरफ्तार हुआ है? नहीं, सब फरार हो गया। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे कार्रवाई जहाँ का अगर कुछ है एक्सीडेंट होना है केस करेगा, अभी अपने ट्रक वाला केस करेगा। मृतक महिला के बारे में कुछ पता चला है? कुछ नहीं। गोपालगंज में एक ऐसा स्कूल है जहां एक ही कमरे में 5 कक्षाएं चलती हैं और यह स्कूल इस मायने में शायद सबसे अलग है कि यहां के शिक्षक एक ही ब्लैक बोर्ड को 3 हिस्सों में बांटकर एक साथ पढ़ाते हैं। गोपालगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 19 का ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। 2 कमरे वाले इस विद्यालय के भवन जर्जर हो चुके हैं, लेकिन इस पर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं है। एक भवन में आंगनबाड़ी केंद्र चलता है तो दूसरी भवन में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होती है। यहाँ नामांकित कुल बच्चों की संख्या 100 है। स्कूल मॉर्निंग चल रहा है, इसलिए 60 से 70 बच्चे ही आते हैं। बिजली, पंखा और रसोई घर कुछ भी नहीं है। प्राथमिक विद्यालय के एक ही कमरे में स्कूल का पठन पाठन, कार्यालय और स्टोर रूम है। ऐसे में यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की मानसिक स्थिति का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। विद्यालय में बैठने की जगह नहीं होने के कारण बच्चों को बरामदे में ही बिठाया जाता है, लेकिन बरसात या ठंड के दिनों में बच्चों को काफी परेशानियां होती है। एक ही कमरे में बच्चों को मैनेज कर पाना काफी मुश्किल होता है। किसी तरह की एक्टिविटी नहीं हो पाती है। इस विद्यालय में कुल 4 शिक्षिका और 1 HM है। मिस अच्छी पढ़ाती है, लेकिन सब किसी का बोर्ड पर देती है ना, लिख देती है तो हम लोग समझ में नहीं आता है। कैसे आप लोग पढ़ पाते हैं? मिस बताती है ना, ये 5वां का है, ये 3रा का है, ये 4था का है, तो हम लोग वही लिखते हैं लोग। यहाँ पे राजकीय प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 10 गोपालगंज है, लेकिन यहाँ पे 1ली से 5वीं क्लास के प्राथमिक विद्यालय के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही है कि 2 ही कमरों का ये विद्यालय है। इसकी वजह से बच्चों को मैनेज करना मुश्किल होता है यहाँ पे, कि हमें एक ही कमरे में बच्चों को बैठाना पड़ता है। लेकिन हमारा स्टाफ और टीचर्स HM ऐसे मैनेज करते हैं कि अगर हम एक क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो बाकी क्लास को हम, अगर बोर्ड पे काम हो रहा है तो बाकी क्लास की रीडिंग हो रही है या कुछ और वर्क करा रहे होते हैं। लेकिन दिक्कत है यहाँ पे कि एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती है और एक रूम में बच्चों को सारी क्लास को पढ़ाना मुश्किल होता है। 1st और 2nd हम बरामदे में पढ़ाते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने समस्या का समाधान करने की बात कही है।
गोपालगंज जिले में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1055 है, जिसमें 201 ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास भवन तक नहीं है। स्कूल के 2 ही कमरे हैं, एक में 1, 2, 3 का क्लास चलता है और एक में आंगनबाड़ी चलता है। यहाँ खेल के मैदान भी नहीं है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी जो जितना है उतना ही में हम लोग बच्चों को चाहते हैं जो अच्छा से अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन लोगों को अच्छा कुछ अपना अच्छा से निकले सब। हम बीओ गोपालगंज को और डीपीओ एसएसए को इस संबंध में हमारा तो निर्देश दिया गया है कि अगर 2 कमरा है तो एक कमरा आईसीडीएस किस आदेश के तहत उपयोग कर रही है, एक तो इस पे हम लोग देख लेते हैं, जांच करा लेते हैं। और दूसरी ये है कि अगर विद्यालय के पास अतिरिक्त जगह है, अगर उपलब्ध होगी तो वहाँ पर हम लोग प्रस्ताव स्टेट को अलग से अतिरिक्त वर्क कक्ष निर्माण के लिए भेजेंगे। जनप्रतिनिधि है, लेकिन आश्वासन मिला आज तक ना भवन मिल पाया और ना ही कमरा बढ़ पाया। अब देखने वाली बात हुई कब तक इन बच्चों का भविष्य बेहतर हो पाएगा और इन्हें कमरा मुहैया हो पाएगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।